नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आसाम जुडिशरी एग्ज़ाम सीरीज़ के डे 2 के अंदर। अगर आपने इससे पहले हमारा आसाम जुडिशरी एग्ज़ाम का डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको जाके चेक करो। तो आज हम आसाम जुडिशरी एग्ज़ाम के टॉप 50 MCQ क्वेश्चंस के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो उस चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। और मैं आने वाले वक्त पे आसाम जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए और भी डिटेल वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, व्हिच आर्टिकल गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर राइट टू इक्वलिटी कौन से आर्टिकल में दिखाया गया है? आर्टिकल 12 में नहीं, आर्टिकल 14 के अंदर। इस आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 इंश्योर्स इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस इन इंडिया। नंबर 2, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर उसको किसको कहा जाता है? वो आंसर है हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर ही हमारा चेयरिंग पर्सन था ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। नंबर 3 है, DPSP आर मेंशनेड इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट के अंदर डिफाइन किया गया है? आंसर है पार्ट 4, आर्टिकल 36 टू 51। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच आर्टिकल डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल पे डिफाइन किया गया है? आर्टिकल 32। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है? वो रेमेडीज जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है अंडर आर्टिकल 32 अलाउज टू सिटीजन टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट टू एनफोर्स देयर फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 हमें ये इंश्योर करता है कि हम अपने फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकते हैं, और हाई कोर्ट की तरफ हम आर्टिकल 226 के अंदर जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? और वो है टोटल है हमारे 11, और ये टोटली ऐड किया गया है हमारा 42 एंड 86 अमेंडमेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच शेड्यूल कंटेन्स द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कौन से शेड्यूल के अंदर हमारे जितने भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसको मेंशन किया गया है, कंटेन्स किया गया है? वो है 8 शेड्यूल। और हमारे इंडिया पे कितने ऑफिशियल लैंग्वेज है? 22। ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स अगर आप आसाम में हो तो आसामीज हो गया, दिल्ली में हिंदी, पंजाबी, तमिल, मराठी, गुजराती, दीज आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 7, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय। स्टेट का जो गवर्नर है वो कौन अपॉइंट करता है? और वो है हमारा प्रेसिडेंट। इसको अंडर आर्टिकल 155 के अंदर मेंशन किया गया है। हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और किसको अपॉइंट कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस है उसको अपॉइंट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच अमेंडमेंट लोअर द एज ऑफ वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से अमेंडमेंट में जो हमारा वोटिंग एज है, जो 21 था पहले, बाद में उसको 18 किया गया, वो कौन से अमेंडमेंट के अंदर है? वो है हमारा 61th अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच आर्टिकल डील्स विद द इमरजेंसी प्रोविजन इन केस ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा आर्टिकल 352। देखो, जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है हमारे इंडिया के अंदर, या फिर कोई एक वार चल रहा है हमारे इंडिया के अंदर, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही हमारे इंडिया के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, और ये आर्टिकल 352 के अंदर डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन पैनल कोड के अंदर। इंडियन पैनल कोड यानी कि IPC, और इस IPC का नाम को चेंज करके रखा है हमारा भारतीय न्याय संहिता। अब हम बात करेंगे इंडियन पैनल कोड यानी कि भारतीय न्याय संहिता, जो इसका नया नाम है। तो इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम बात करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हिच सेक्शन ऑफ IPC डिफाइंस द मर्डर। IPC के कौन से सेक्शन के अंडर मर्डर को डिफाइन किया है? वो है सेक्शन 300 के ऊपर। नंबर 2, पनिशमेंट फॉर थेफ्ट इज गिवन। जो थेफ्ट होता है ना, उसका पनिशमेंट कहाँ पे दिया गया है? वो है सेक्शन 379, और इसका पनिशमेंट क्या है? 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन, और बोथ 3 साल का या तो जेल होगा या फिर फाइन होगा या फिर दोनों मिला के होगा। नंबर 3 है, व्हिच IPC सेक्शन डील्स विद द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। IPC के कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है? और वो है हमारा सेक्शन 405। देखो, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 406 के अंदर ही उसका पनिशमेंट दिया गया है। डाउरी डेथ क्या है? मतलब
दहेज की वजह से जो डेथ होता है ना, उसको कहते हैं डाउरी डेथ। ये हमारा आईपीसी के कौन से सेक्शन पे मेंशन है? हमारा सेक्शन 304B। देखो इसका जो पनिशमेंट होता है ना, वो अगर हमने करा कि डेथ विथ 7 years ऑफ मैरिज ड्यू टू डाउरी हरेसमेंट, अगर इसके अंदर हुआ ना पनिशमेंट, आईपीसी के अंदर पनिशमेंट होगा। नंबर 5 पे है हमारा किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप इज डिफाइंड। देखो अगर किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप डिफाइन किया गया है हमारा सेक्शन 361 के अंदर, टेकिंग ए माइनर और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड फ्रॉम ए लॉफुल गार्डियन। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन है व्हिच सेक्शन डील्स विद डिफामेशन। आईपीसी की कौन सा सेक्शन डिफामेशन के ऊपर डील करता है? सेक्शन 499। डिफामेशन क्या है कि मानहानि का कोई भी केस हो, रजिस्टर्ड हो, कोई मानहानि का अगर कोई कंप्लेन हो तो उसके रिलेटेड हम डिफामेशन की केस रजिस्टर कर सकते हैं अंडर सेक्शन 499 के ऊपर। किसी भी अगर डिफामेशन का मतलब क्या है कि किसी एक इंसान के फॉल्स स्टेटमेंट देने की वजह से एक पर्सन की रेपुटेशन या फिर उसकी इज्जत के ऊपर बात आ रही हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेप। रेप इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 375। आप रेप को तो पता ही है ना, सेक्शन 375 सेक्शन 376 डिस्क्राइब करता है इसका पनिशमेंट। नंबर 8 पे हमारा, उसके बाद है हमारा अगला अनलॉफुल असेंबली इज रिक्वायर्ड सेक्शन, कितने रिक्वायर्ड मिनिमम कितने परसेंट चाहिए हमें? 5%। अभी अनलॉफुल असेंबली क्या है? देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रावधान है कि राइट टू असेंबल, हमारे पास अंडर आर्टिकल 19 के अंदर हमारे पास ये अधिकार है कि हम असेंबल हो सकते हैं, लेकिन उस असेंबल के अंदर हमारा एक रीज़न होना चाहिए। और आईपीसी के अंदर एक अनलॉफुल असेंबली अगर हो गया तो उसके अंदर मिनिमम हमारे पास 5% होना पड़ेगा, लेस देन मिनिमम 5% होना पड़ेगा। 5% से अगर नीचे हुआ तो वो अनलॉफुल असेंबल नहीं किया जाएगा। बात है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। अगर आपने सुसाइड अटेम्प्ट करा तो उसके अंदर आईपीसी के कितने सेक्शन, कौन से सेक्शन लगेंगे? वो है सेक्शन 309। ठीक है, ये पनिशेबल भी हैं आईपीसी के अंदर। आप अगर अटेम्प्ट भी करोगे ना, सुसाइड अटेम्प्ट करोगे तो उसके अंदर भी आप पनिशमेंट भी, मरना भी क्राइम है भाई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर यानी कि सीआरपीसी। अब इसका नाम चेंज हो गया है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सो हमारा पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम पीरियड ऑफ पुलिस कस्टडी अंडर सेक्शन 167 सीआरपीसी इज 7 days, 15 days और 30 days। ये है हमारा 15 days। मतलब एक पुलिस कस्टडी कैन नॉट एक्सीड 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट। लाइक मतलब अगर किसी बंदे को पुलिस ने अरेस्ट करा है तो वो 15 दिन के ऊपर वो कस्टडी में नहीं रख सकता, और ये हमारे सेक्शन 167 के सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है। नंबर 2 है व्हिच सेक्शन डील्स विद द पावर टू ग्रांट बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। देखो देयर आर 2 kind ऑफ ऑफेंसेस। हाँ, एक है बेलेबल ऑफेंसेस, एक है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो हैं सीआरपीसी के सेक्शन 437 के अंदर डिफाइन किया गया है। नंबर 3 है हमारा एंटीसिपेटरी बेल इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 438 ऑफ द सीआरपीसी। एंटीसिपेटरी बेल क्या है? देखो एक ऐसा प्रोटेक्शन है जो बिफोर अरेस्ट के दिया गया जाता है। मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं आपको अरेस्ट किया जाने वाला है तो आप कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल भी ला सकते हो। प्रायर, इसको कहते हैं प्रायर बेल। उसके बाद है हमारा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर इज रजिस्टर्ड अंडर व्हिच सेक्शन। देखो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, अगर कोई क्राइम होता है, पुलिस जाता है, पुलिस जाने के बाद अगर किसी जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो उसको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। आप पुलिस स्टेशन पर जाओ, कोई कंप्लेन कराओ, कोई क्राइम हुआ है उसका कंप्लेन कराओ, उसको एफआईआर ही कहता है यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये सीआरपीसी की सेक्शन 154 के अंदर डिफाइन किया है। और एफआईआर मस्ट बी रिकॉर्डेड इन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। सिर्फ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के अंदर ही आप एफआईआर रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद है हमारा मैक्सिमम पीरियड ऑफ जुडिशियल कस्टडी इन केस ऑफ पनिशेबल विथ डेथ, लाइफ और 10 years। ये इसका मतलब है, मान लो अगर किसी बंदे ने कोई मतलब कॉग्नाइजेबल ऑफेंस करा है, जो उसका जो पनिशमेंट है वो होता है या तो डेथ होता है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है या फिर 10 years का जेल होता है। तो उस केस के अंदर एक उस पर्सन को, उस कॉन्विक्ट को जुडिशियल कस्टडी के अंदर 90 days के अंदर ही रखा जाएगा। और एक सेक्शन 167 क्लॉज 2 के अंदर सीआरपीसी के अंदर डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा व्हिच सेक्शन प्रोवाइड फॉर मेंटेनेंस टू वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। सीआरपीसी के कौन से सेक्शन के अंदर मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है? वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, और वो है सेक्शन 125 के अंदर। नेक्स्ट है हमारा कॉग्नाइजेबल ऑफेंस मीन्स। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है? कॉग्नाइजेबल ऑफेंस का मतलब होता है अरेस्ट विदाउट वारंट। मतलब आपने एक ऐसा क्राइम करा जिसको अगर आपको अरेस्ट करना है तो उसके लिए आपको वारंट की ज़रूरत नहीं है। देखो नॉर्मल सिचुएशन के अंदर अगर कोई एक पर्सन ने क्राइम करा है तो उसके लिए ना जुडिशियल मजिस्ट्रेट से
मजिस्ट्रेट से परमिशन लाना पड़ता है, अरेस्ट वारंट इशू करना पड़ता है, देन वो पर्सन को अरेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर मान के चलो कोई एक पर्सन है जो एक कॉग्नाइजेबल ऑफेंस करता है जो कि टोटली नॉन बेलेबल है, जैसे कि मान के चलो मर्डर हो गया या फिर थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, मतलब एट द पॉइंट ऑफ टाइम क्राइम के बाद उसको पकड़ लिया गया है, तब उसको मतलब कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के कहा जाएगा और इसको ही अरेस्ट विदाउट वारंट कहा जाता है। उसके बाद है हमारा व्हिच कोर्ट कैन ट्राई ए केस पनिशेबल विथ ए डेथ सेंटेंस। देखो डेथ सेंटेंस के लिए, डेथ सेंटेंस के मतलब एक ऐसा केस है, मतलब एक डेथ सेंटेंस के लिए कौन सा कोर्ट मतलब पनिश कर सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तो नहीं कर सकता, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो डेफिनेटली कर सकता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ओनली। इन चीज़ों के अंदर सेशन कोर्ट भी कर सकता है। कुछ कोर्ट कैन ट्राई ए केस पनिशेबल विद डेथ सेंटेंस। सेशन कोर्ट ये कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको प्रायर हाई कोर्ट की परमिशन लाना पड़ेगा। हाई कोर्ट तो डेफिनेटली कर सकता है। कुछ सेक्शन डील्स विद द समरी ट्रायल्स। ये समरी ट्रायल्स के कौन से सेक्शन पे डील करता है? सेक्शन 260 के अंदर समरी ट्रायल्स आर द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द माइनर डिफेंसेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में, जो कि हमारा अब हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अच्छे से चेक कर लेना उसका स्पेलिंग वेलिंग। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। जो डाइंग डिक्लेरेशन इज कवर्ड अंडर, जो डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है कि एक पर्सन मर रहा है और मरने के टाइम पे वो एक डिक्लेरेशन कर रहा है, वो स्टेटमेंट दे रहा है, उसको डाइंग डिक्लेरेशन कहता है। और इस सेक्शन 32(1) के अंदर हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। नंबर 2, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन, कौन किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज होगा? जिसने उसको कहा है कोई भी एक चीज़, whoever asserted any kind of statement, then the burden of lies upon that person। सेक्शन 101 ही कहता है इसके अंदर, who claims a fact। सेक्शन 101 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट says burden of lies on a person who claims a fact। उसके बाद है which section define fact। फैक्ट के बारे में कौन से सेक्शन के डिफाइन किया गया है? वो है सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। और फैक्ट इज एनीथिंग केपेबल ऑफ बीइंग परसीव बाय द सेंस, कोई ऐसा चीज़ जो हम सेंस के हिसाब से कर सकते हैं कि नहीं, दिस इज द फैक्ट। नेक्स्ट है हमारा कन्फेशन मेड टू ए पुलिस ऑफिसर इज नॉन एडमिसिबल। सीधी सी हमेशा याद रखना, पुलिस के पास अगर कोई भी एक पर्सन कन्विक्टेड होके जाने के बाद अगर वो कोई कन्फेशन करता है तो वो कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं है, ये याद रखना। और ये सेक्शन 25 एंड 26 बार पुलिस कन्फेशन। उसके बाद है एक्सपर्ट ओपिनियन इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 45। एक्सपर्ट ओपिनियन इज अलाउड इन साइंस, हैंड राइटिंग एंड फॉरेन लॉ। कोई ऐसा मतलब जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है, मतलब फिंगरप्रिंट चूज़ करना है या फिर डीएनए चूज़ करना है, ये टोटली एक्सपर्ट ओपिनियन के अंडर होता है। कोई भी मर्डर हो गया, वहाँ से एक मर्डर वेपन निकलने के बाद हम उसके ब्लड सैंपल से डीएनए निकाल सकते हैं, उसके फिंगरप्रिंट निकाल सकते हैं, वो सारे के सारे एक्सपर्ट ओपिनियन के अंदर होगा और ये सेक्शन 45 के अंदर डिफाइन किया गया है। उसके बाद है हमारा प्रिजम्पशन एज ए डॉक्यूमेंट्स ओवर 30 years old इज अंडर सेक्शन 90 एंड ओल्ड डॉक्यूमेंट्स आर प्रिज्यूम्ड जेन्युइन इफ प्रोड्यूस फ्रॉम द प्रॉपर कस्टडी। उसके बाद है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का लास्ट 2 क्वेश्चन है, एंड व्हिच सेक्शन डील्स विद द हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है? एक क्रॉस एग्जामिन होता है बाय द पार्टी हु कॉल्ड देम, देखना। उसके बाद सेक्शन 154 के अंदर ये हॉस्टाइल विटनेस डिफाइन किया गया है। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्टली, हेयरसे, सेकेंडरी और सर्कमस्टेंशियल। ओरल एविडेंस क्या होता है? जो जुबानी, मुँह जुबानी बोला जाता है एविडेंस, उसी को ओरल एविडेंस कहा जाता है। और ये मतलब विटनेस के मतलब ट्रायल प्रोसीडिंग चलने के बाद विटनेस को बुलाने के बाद जो स्टेटमेंट देता है उसको ओरल एविडेंस कहता है। वो सेक्शन 60 के अंदर ये डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी एक्ट एंड अदर लॉज। पहला क्वेश्चन, सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स क्या करता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 क्या डील करता है? एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप लोग यूट्यूब पे जाकर हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हो, इसके अंदर बहुत कुछ है। उसके बाद है माइनर्स एग्रीमेंट इज क्या होता है? माइनर का जो एग्रीमेंट होता है वो वॉइड होता है, वैलिड होता है, वॉइड होता है, टोटली विथ वॉइड होता है, वॉइड एब इनिशियो, वो वॉइड ही होता है। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट केम इनटू फोर्स। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कब फोर्स पे आता है? 1882 के अंदर। इसके अंदर फिर आता है हमारा सेल इज डिफाइन। सेल जो होता है ना वो सेल एंड गुड्स एक्ट के अंदर आता है। इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 के अंदर, सेल एंड गुड्स एक्ट के अंदर। किसी भी एक प्रॉपर्टी को एक ओनरशिप को ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास सेल होना पड़ेगा और वो सेक्शन 4 के अंदर डिफाइन किया गया है।
नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज ग्रांटेड अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कोई भी एक चीज़ों के अंदर अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मेंशन किया गया है तो वो उसको डिफाइन किया गया है हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर। उसके बाद है लीज अंडर ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी एक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 105। लीज, किसी एक प्रॉपर्टी को लीज पे देना, ये हमारे ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 105 के अंदर डिफाइन किया गया है, लीज। उसके बाद है हमारा आसाम के रिलेटेड जीके, और वो है कैपिटल ऑफ आसाम, डेफिनेटली दिसपुर, गुवाहाटी के अंदर है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर राइनोस, वर्ल्ड फेमस है। आसाम शेयर्स इट्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? एक तो है हमारा भूटान जो कि एक अलग ही कंट्री है, उसके बाद है बांग्लादेश जो कि अलग ही कंट्री है। अगर अरुणाचल प्रदेश तो कहते तो हम चाइना भी कह सकते थे। नेक्स्ट है हमारा व्हिच रिवर इज लाइफ लाइन ऑफ आसाम। हमारे आसाम का जो लाइफ लाइन है वो कौन सा नदी है? वो है हमारा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट, द बिहू फेस्टिवल इज एसोसिएट विद द पंजाबी आसाम, केरला, उड़ीसा, वो है हमारे आसाम। सो दीज आर द and most MCQ, important MCQ that can be come into the Assam Judiciary Exam। अगर आप लोगों को इस वीडियो को अच्छा लगा है तो मैं आप लोगों को एक लास्ट क्वेश्चन करता हूँ कि हाउ मेनी स्टेट द गुवाहाटी हाई कोर्ट कवर्स। गुवाहाटी हाई कोर्ट है ना, वो मल्टी, और इसके अंदर जो एक कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट, वो गुवाहाटी हाई कोर्ट 4 या 5 स्टेट के साथ कवर होता है। आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग आंसर में मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि वो कौन कौन से स्टेट है जो गुवाहाटी हाई कोर्ट कवर करता है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अगर इस चैनल पे नए बने रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। मैं इसी के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।